नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे ओलंपिक पर। तो पहले तो जो बच्चे यूपी देते हैं उसमें हिंदी में स्पेलिंग और वो आता है ना, सिनोनिम मेंटोनिम, और ये तो मैं बता दूं कि ओलंपिक की स्पेलिंग हिंदी में जो होती है ओलंपिक होती है। ओलंपिक ला में छोटी एक मात्रा लगी, जैसे आप टीवी पर अखबारों में पढ़ते हो ना ओलंपिक। ओलंपिक कुछ नहीं होता, ओलंपिक होता। तो मैं बता दें कि कुछ बातें हम ओलंपिक पर डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले एक चर्चा करना चाहते हैं क्रिकेट वर्सेस अदर गेम्स। ऐसा लगता है, बहुत सारा आरोप लगाया जाता है कि क्रिकेट ने हिंदुस्तान के गेम्स को खा लिया। क्रिकेट तो उठा है 1983 से, जब से कपिल देव ने वर्ल्ड कप जीता था। तो उसके पहले क्या ओलंपिक में हम लोगों का परफॉर्मेंस ऐसा रहता था कि सब लोग गोल्ड मेडल में हमसे पीछे रहते थे। तो क्रिकेट की खामी अच्छाइयों और दूसरे गेम का, इसका कोई हमारा वर्सेस करके कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई पॉलिटिकल डिस्कोर्स नहीं। इसके बावजूद भी मैं बात को समझाने में पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ का इस्तेमाल करूँगा। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दो ऐसे कैरेक्टर हैं जिनको लेकर के अमूमन बात की जाती है। जैसे राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है कि कांग्रेस जो है वो कमज़ोर परफॉर्म कर रही है क्योंकि गांधी परिवार है। सवाल ये उठता है कि यदि वो बहुत कमज़ोर है तो बाकी फिर कांग्रेसी, इसका मतलब बहुत ही कमज़ोर है कि जब इतने कमज़ोर है राहुल गांधी उनको नहीं हटा पा रहे हैं, तो फिर काहे को फिर पायलट, काहे को सिंधिया, काहे को फलाने, काहे को डिमाके। और ये कहते हैं राहुल गांधी की वजह से ये सब हो गया। यहाँ तक कि राहुल गांधी का जो, और अभी 7 साल पहले कांग्रेस की 10 साल तक सरकार रही है यूपीए की, और 10 साल सरकार रखना बड़ा अचीवमेंट होता है। दूसरी बात ये है कि जब राहुल गांधी इलेक्शन लड़ने की उम्रगत योग्यता भी नहीं पाए थे, उसके पहले कांग्रेस की हालत तो बहुत ही ख़राब हो गई थी। वो तो कहिए 1947 के डिवीज़न में राहुल नहीं थे, लोग बताते थे उनके कारण डिवीज़न हो गया। इसी तरह नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने बाकी बीजेपी नेताओं को एम्प्लॉई बना दिया है, वो डिसीजन नहीं ले सकते, सबको पीएमओ लेता है। 1940 के पहले 2014 के पहले बीजेपी की क्या हालत थी? किसी ज़माने में अटल जी और अडवाणी और जोशी के ज़माने में 2 सीटें पाए थे, और अभी लंबे समय तक बीजेपी उत्तर प्रदेश में कभी 50 का आंकड़ा नहीं पार कर पा रही थी। 300 के ऊपर जो व्यक्ति दिलाता है उसको कहा जाता है वो लीडर नहीं है, वो पता नहीं क्या है। तो ये हमको थोड़ा आराम रहता है कि हम पॉजिटिव चीज़ों का एनालिसिस करें और क्रिएटिव और कोऑपरेटिव और कंस्ट्रक्टिव कंक्लूजन पर जाएं। उससे बेहतर ये होता है कि हम जल्दी में जिसकी वजह से जो स्ट्रेंथ है उसी को उसकी कमजोरी बता दें। क्रिकेट की वजह से हिंदुस्तान में खेल जिंदा है। यदि क्रिकेट नहीं होता तो आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान का खेल का वातावरण कैसा होता। 1983 में कपिल देव ने यदि वर्ल्ड कप नहीं जीता होता तो क्रिकेट का ही उत्थान नहीं रुकता, भारतवर्ष के खेल का माहौल ही बहुत सड़ा हो गया होता। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि वो 1983 में क्रिकेट नहीं जीतते और सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान नहीं बनते, और गावस्कर के इतना नाम नहीं होता, वीरेंद्र सहवाग नहीं होते, कपिल देव नहीं होते, रवि शास्त्री नहीं होते, सिंधु नहीं होते, तो फिर हॉकी, फुटबॉल, बॉक्सिंग, तैराकी, भाला फेंक, एथलेटिक्स, सब में हम जो है वो गोल्ड मेडल पा रहे होते। खेल के तरफ लोगों ने देखना बंद कर दिया होता। और क्रिकेट वर्सेस अदर गेम की बात किया जाए तो क्रिकेट की इंडिविजुअलिटी को भी देखो कि क्रिकेट इटसेल्फ कितना यूनिक गेम है। आप कल्पना कर सकते हो कि जो इतने बड़े मैदान पर खेला जाता हो उसमें इतनी माइन्यूट चीज़ों पर डिटेल रखी जाती हो। आप देखते हैं क्रिकेट में मिलीमीटर से डिसीजन होते हैं, आप फुटबॉल देखते हैं, हॉकी देखते हैं, आप कोई भी बड़ा गेम पूरे मैदान में खेलने वाला देखते हैं, वो विराट होता है और बड़ी चीज़ें ही दिखती हैं। क्रिकेट में तो मिलीमीटर से डिसीजन होता है। मिलीमीटर इधर है तो एलबीडब्ल्यू है, मिलीमीटर इधर नहीं तो एलबीडब्ल्यू नहीं है, मिलीमीटर इधर है तो कैच है, मिलीमीटर इधर है तो कैच नहीं है। और टीम दोनों खेलती हैं, लेकिन आप देखते हैं कि टीम में फिजिकल कोलिजन का कोई चांस नहीं है। जैसे आपका वॉलीबॉल होता है, जैसे आपका टेनिस होता है, जैसे आपका बैडमिंटन होता है, वैसे ही इसमें भी ऐसा लगता है जैसे कोर्ट बना हुआ है।
टीम खेल रही है, 2 प्लेयर दूसरी टीम के आकर के खेल रहे हैं और बाकी एक टीम खेल रही है जो फील्डिंग टीम कहलाती है, और उनके खिलाड़ियों के बीच में किसी तरह फिजिकल कोलिजन का कोई भी चांस नहीं है। बस केवल बात फेंकता है तो आपको बचाना, जिसके लिए आपको पहले से मालूम होता है, और बैट्समैन बॉल मारता है तो उसको हिट करता है, तो फील्डर्स को बचना है जो पहले से मालूम होता है। शायद इसीलिए इसको जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है। इसमें फुल फिजिकल कोलिजन, और दूसरी बात यह है कि इसमें फिजिकल स्ट्रेंथ की टू द सर्टेन एक्सटेंट ज़रूरत होती है, बाकी परफॉर्मेंस के लिए टेक्निक काम आती है, स्किल काम आती है। तकनीकी रूप से इतना साउंड गेम शायद ही कोई दूसरा हो, जिसमें हर व्यक्ति जहाँ खड़ा है उसको तकनीकी रूप से भी बहुत सक्षम होना पड़ेगा, और टीम के साथ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को लेकर के कमाल का गेम है। इसमें इंडिविजुअलिटी जो है वो सामूहिकता में विगलित नहीं होती है। पूरी टीम हार जाए इसके बावजूद भी यदि बैट्समैन ने सेंचुरी मार दी और बॉलर ने 10 विकेट का हॉल ले लिया तो उनका अलग से रुतबा है। ऐसा किसी टीम में होता है, टीम हार जाए और खिलाड़ी की बड़ी तारीफ होने लगे। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो क्रिकेट को अद्वितीय बनाती है। लेकिन जो दूसरा वातावरण, मतलब पूरा जो खेल जगत निराश है, उसकी वजह क्रिकेट का इतने बड़े पैमाने पर उबला। अरे आपने देखा कि क्रिकेट की वजह से हिंदुस्तान की खेल की पहचान है। आप इतने वर्ल्ड कप जीतते हैं, 2020 जीता, वनडे जीता, टेस्ट मैच के जो वर्ल्ड वाला था न्यूजीलैंड से हम फाइनल में हारे, तो इतना बड़े पर। और बीसीसीआई का रिचेस्ट बोर्ड ऑफ द वर्ल्ड होना कोई अपराध है? कोई गैम्बलिंग किया है? कोई डकैती डाली है? अभी बाकी खेलों के प्रति भी उनका कितना सद्भाव है? कोई खिलाड़ी कहीं अच्छा परफॉर्म करता है, वीरेंद्र सहवाग, कपिल देव, गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, सब लोग शाबाशी देते हैं। अभी जो ओलंपिक से लौटे हुए लोग हैं उनके लिए बीसीसीआई ने खासा इंतजाम कर रखा है। पूरी हॉकी टीम को उन्होंने 1.25 करोड़ रुपए, गोल्ड को जीतने वाले को 1 करोड़ रुपए, सिल्वर को जीतने वाले को 50 लाख रुपए, रजत उसको ब्रॉन्ज को जीतने वाले को 25 लाख रुपए दे रहे हैं। तो ऐसा लगता है जैसे क्रिकेट को विलन बना दिया, ऐसा लगता है जैसे राहुल गांधी को विलन बना दिया, ऐसा लगता है जैसे मोदी को विलन बना दिया जाए। अरे अचीवमेंट कोई अपराध होता है? पूरे हिंदुस्तान की कांग्रेस को एक करके रखने की क्षमता जिसमें है, और भाई दूसरा क्षमतावान है तो वो घराना आ जाए। नरेंद्र मोदी के अलावा दूसरा कोई पॉलिटिशियन है तो वो इस्टेब्लिश हो जाए। तो ये कोई और मज़ेदार बात तो 2 ही में होती है। इसमें नहीं कहा जाता कि कोई क्षेत्रीय पार्टियों में नहीं इस तरीके की बात की जाती, इस तरह दूसरे गेम्स में नहीं कोई बात की जाती। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हिंदुस्तान के और आर्थिक परिस्थितियाँ और नॉन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो बड़ी वजह हैं हिंदुस्तान के खेल जगत को कमज़ोर करने के लिए, उन पर चर्चा करने से हम बचना चाहते हैं। तो ये क्रिकेट वर्सेस अदर गेम्स है। हिंदुस्तान में किसी भी गेम्स को लेकर के या किसी भी एक्टिविटी को लेकर के हमारे मन में किसी भी तरीके का मलाल नहीं है। हम हाथों हाथ लेते हैं। कोई कॉमेडियन अच्छा परफॉर्म कर दे उसका भी हम वाहवाही करते हैं, कोई अच्छा गीत पढ़ दे हम उसकी भी वाहवाही करते हैं। अब इसमें भी आता है कि फलाने ने पूरे फिल्म इंडस्ट्री पर कब्जा कर रखा है, फलाने ने पूरे इसमें कब्जा कर रखा है, कुमार विश्वास ने पूरे उसमें कवियों के उसमें अपने को बड़ा भारी बना रखा है। अरे आप कुमार विश्वास क्यों बना? आप कुमार विश्वास, बाकी आपको बनने से कुमार विश्वास तो रोक नहीं रहे। तो इस तरीके से आपको देखना होगा कि हॉकी को, फुटबॉल को, बैडमिंटन को, बॉक्सिंग को, तैराकी को, भाला फेंक को किसी को क्रिकेट ने नहीं रोक रखा है। क्रिकेट की वजह से खेल जिंदा है और अब आपको मौका मिला है तो निश्चित रूप से सब लोग सबके साथ लगे हैं। आपने देखा होगा जहाँ कहीं परफॉर्मेंस हो रहा है, अब नीरज चोपड़ा के गांव में सारे लोग भाला फेंकना सीख रहे हैं, फोगाट के गांव में सब लोग कुश्ती लड़ना सीख रहे हैं, सिंधु से प्रभावित सारे लोग बैडमिंटन खेलना सीख रहे हैं। तो ये तो होगा, आप परफॉर्म करिए, आपको लोग फॉलो करेंगे। तो इस तरीके से आपस में राजनीति मत करिए कि क्रिकेट की वजह से ऐसा लगे जैसे क्रिकेटर्स को बड़ा ग्लानि होने लगे कि हमारी ऊंचाइयों के कारण बाकी खेल जगत जो है वो पराभूत हो गया। अब आइए, जो ओलंपिक्स है, ये जो गेम है, आप बताइए कितनी सुंदर कल्पना थी कि संसार एक मंच पर आए और खेलने के रूप में। और भारत में मज़ेदार बात है कि धरती को भी गोल हम लोगों ने पहले बताया।
अथर्ववेद में कहा गया, और फिर जो है आर्यभट्ट ने बताया। लेकिन हमारे यहाँ की बातों को नहीं माना गया। बाद में कोपरनिकस ने बताया पृथ्वी गोल है, सूरज का चक्कर लगाती है, तो अब तो सब लोग जान गए कि पृथ्वी गोल है। ये मज़ेदार बात है, खेल के उपकरण भी अमूमन गोल है। हॉकी की बॉल गोल है, फुटबॉल की बॉल गोल है, क्रिकेट की बॉल गोल है, टेनिस की बॉल गोल है, लॉन टेनिस की बॉल गोल है। ऐसा लगता है जैसे इस पूरे अस्तित्व को गोल और निस्सार समझने का भाव खेल देता है। और इसमें भी खिलंदड़ी के साथ हम किक करते हैं कि जैसे संसार की सारी समस्याओं को किक करने से ही उल्लास आ जाएगा। इस दुनिया को पकड़िए मत, किक करिए। और ये खेल हमको सिखाता है। ऐसा लगता है कि जैसे हम दुनिया की समस्याओं को बॉल के रूप में किक करते हुए आगे बढ़ते हैं, और जब वो समस्याएं किसी खास गड्ढे में डाल देते हैं तो हम उल्लास से कूद जाते हैं और कहते हैं गोल हो गए। तो ऐसा लगता है कि बड़ी फिलॉसॉफिकल मीनिंग भी ये खेल हमको दे रहे हैं। ओलंपिक में 5 छल्ले बने होते हैं, और उन 5 छल्लों से 5 कॉन्टिनेंट को एक होने का बोध है। ओलंपिक का जो मोटो है वो साइटियस, अल्टियस और फोर्टियस है, माने द फास्टर, द हायर, द स्ट्रॉन्गर। माने जो उसका मोटिव है कि आप तीव्रतम रहें, आप उच्चतर रहें और अधिकतम ताकतवर रहें। इसके साथ इस ओलंपिक में एक बात जोड़ दी गई है कि आप टुगेदर भी रहें, कम्युनिटियर भी रहें। तो ये पूरे संसार को एक करने का प्लेटफॉर्म है। ये एकदम ओरिजिनल जो वो था, कॉन्सेप्ट था, तो उससे इसको लाया गया है। और इस ओलंपिक से जुड़ी हुई कुछ बातें हम बताना चाहते हैं कि इसमें रूस का आप नाम नहीं पढ़ रहे हो। तो रूस का नाम आप इसलिए नहीं पढ़ रहे हो कि 1919 में वाडा ने, जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, उसने रूस को बैन कर दिया था। इसके पहले से उनके ऊपर जांच चल रही थी, और जो रशियन एंटी डोपिंग एजेंसी है उसके ही कुछ लोगों ने डिस्क्लोज किया था कि हमारे यहाँ डोपिंग टेस्ट को वो किया जाता है, बाईपास किया जाता है, और रशियंस जो हैं वो ड्रग्स लेते हैं। 2016 में जो रियो हुआ था उसमें भी 100 से ज़्यादा रशियन प्लेयर्स जो हैं वो बैन किए गए थे। लेकिन आगे चल कर के फिर इसने कहा था कि आप हमको कोऑपरेट करिए, तो हम रूस पर लगे हुए, माने रूस के जो खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगाए उसको हटा देंगे। चूँकि रशियन एजेंसी ने कोऑपरेट नहीं किया तो 19 में जो है उसको बैन कर दिया गया 4 साल के लिए। रूस की रिक्वेस्ट पर जो है उस बैन को 4 साल से घटा करके 2 साल तक कर दिया गया। तो 22 तक जो है रूस किसी भी इंटरनेशनल इवेंट में, माने समर ओलंपिक में, विंटर ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में हिस्सा नहीं ले पाएगा। और जो गोल्ड टैली है उसमें आप देखते होंगे कि जो सबसे ऊपर है वो यूएसए है, नंबर 2 पर जो है वो चाइना है, नंबर 3 पर जापान है, नंबर 4 पर जो है वो ग्रेट ब्रिटेन है, और नंबर 5 पर आप आरओसी पढ़ रहे होंगे, रोस पढ़ रहे होंगे। चूँकि जब रूस को बैन किया गया तो वहाँ के एथलीट्स ने इंडिविजुअल लेवल पर उनको परमिशन दी गई, और उन लोगों ने एक कमेटी बनाई, रशियन ओलंपिक कमेटी। लेकिन कमेटी चूँकि रशियन कमेटी है, दैट इज़ आल्सो बैंड। तो उस एक्रोनिम के तहत ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं रूस के तहत। तो उसको आप 5th लेवल पर, गोल्ड मेडल में आप उसको 5th लेवल पर देख रहे होंगे। तो इस तरीके से जो ओलंपिक्स हैं वो वर्ल्ड फोरम को एक लाने का प्रयास कर रहे हैं। अब एक बात और हम करना चाहते हैं कि अभी तक ओलंपिक्स भी बैन नहीं किए गए। केवल ओलंपिक्स 3 बार कैंसिल हुए हैं, 1916 में, 1940 में, 1944 में। 1916 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, 1940 और 44 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर था। इस बार भी ओलंपिक्स को बैन करने की बात चल रही थी, इसीलिए 21 में होने के बावजूद भी इसे ओलंपिक 2020 कहा जाता है। और लेकिन जापान ने कमिटमेंट दिखाया और इसको ऑर्गेनाइज किया। खिलाड़ी के अलावा दर्शक वहाँ नहीं थे, एक बड़ी विषम परिस्थितियाँ थी। खिलाड़ियों को भी मेडल पहनाया नहीं गया, खिलाड़ियों ने खुद अपने हाथ से मेडल पहना। और निश्चित रूप से इतने बड़े इवेंट पर हिस्सा लेकर के दर्शक न दिखाई पड़े तो थोड़ी मायूसियत होती है। लेकिन चूँकि अब ग्लोबली वर्ल्ड एक हो चुका है, तो जो कुछ भी वहाँ हो रहा था पूरा संसार इसको देख रहा था। और मैं इसमें इतना केवल कहना चाहता हूँ कि
आप देखिए मानव जनित जो युद्ध हैं उनमें ताकत है कि ओलंपिक को रोक देते हैं। विश्व युद्ध पहला हुआ, विश्व युद्ध दूसरा हुआ, ओलंपिक रुक गया। लेकिन इतनी बड़ी महामारी इतने बड़े पैमाने पर आई, विश्व ठहर गया। मानव इतिहास में आज तक इतनी बड़े पैमाने पर संसार को ठहरा हुआ इंसान ने नहीं पाया है। इसके बावजूद भी ओलंपिक नहीं रुका। तो मैसेज बड़ा क्लियर है और जापान जैसा मुल्क इसमें इतना बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। दुनिया में एटॉमिक पावर ने तबाही मचाई है, लेकिन केवल एक ही देश जानता है कि एटॉमिक बम का परिणाम क्या निकलता है, वो जापान है। वहाँ ट्रमर हर समय आते रहते हैं, जापान की ज़मीन हिलती रहती है। विभीषिका को उसने झेला है, छोटा सा मुल्क है और टैली में वो तीसरे नंबर पर है। ये सीधा सीधा संदेश देता है कि यदि खेल को अंतर्राष्ट्रीय जगत पर किसी भी देश को इस्टेब्लिश करना है तो उसे राजनीतिक विभेदों से ऊपर उठ करके समाज का निर्माण करना पड़ेगा। खेल जगत को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रखना पड़ेगा और राष्ट्रीयता की भावना को सर्वोपरि रखना पड़ेगा। खेल संपन्न होते रहें, खिलाड़ियों के बीच में राजनेताओं का हस्तक्षेप ना रहे, फेडरेशन में गैर खिलाड़ी माने नॉन स्पोर्टिंग पर्सनालिटीज़ को ना लाया जाए और खेल संसार को राजनैतिक विभेदकारी संसार से मुक्त रखा जाए, तो हिंदुस्तान सांस्कृतिक गुरु, विश्व गुरु के अलावा खेल गुरु भी बनने की सामर्थ्य रखता है। और जो 2016 में हमारी संकल्पना थी कि 2024 में हम 50 मेडल पाएंगे, तो निश्चित रूप से इस बार के परफॉर्मेंस में जहाँ थोड़े थोड़े चीज़ों से हम चूक गए हैं, जो हमारी गोल्फर अशोक थी वो बहुत छोटे से चूकी, हमारा खिलाड़ी छोटे से, क्रिकेट टीम लड़कियों वाली भी बहुत थोड़े से चूकी। तो ऐसा लगता है कि 2024 में जो हमने 2016 में एक कमिटमेंट किया था वो पाया जा सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। और आने वाले समय में जहां आज यूएसए है, जहां चाइना है, वहां हम भी हो सकते हैं, बशर्ते कि राष्ट्रीयता की भावना को स्थापित किया जाए और एक पॉलिटिकल, रीजनल, कास्ट न्यूट्रल एक स्पोर्ट्स एटमॉस्फेयर जनरेट किया जाए। तो निश्चित रूप से ऐसा कि खेल में, ओलंपिक्स में हम नंबर 1 बने, ऐसा सपना अब बहुत दूर का नहीं दिखता है, क्योंकि भारत का भौगोलिक और सामाजिक वातावरण ऐसा है कि यहाँ पर विश्व स्तरीय खिलाड़ियों का बनना और स्थापित होना ये बड़ा ही सहज है, जिसको कि हम बड़े आसानी से पा सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि राजनीति खराब है, लेकिन धर्म में, खेल में, संस्कृति में और अन्य मानव के प्राकृतिक प्रदर्शन में राजनीति का हस्तक्षेप ठीक नहीं है। राजनीति को केवल सत्ता संचालन में और राष्ट्रीय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में ही अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करना चाहिए। जो गैर राजनीतिक क्षेत्र हैं उनमें गैर वांछित हस्तक्षेप से बचना चाहिए। थैंक यू।